बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में लीडरशिप की तब्दीली किस तरह बेहतर साबित होगी। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मुस्तकबिल में क्या रुख इख्तियार करेगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद मंजूर होने वाले कवानीन से पार्टी ने क्या हासिल किया। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्यों सेहूनी अफवाज जनूबी लेबनान के महाज पर बौखलाहट का शिकार है। मियां शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत को पाकिस्तान की तारीख की मजबूत तरीन हुकूमत के तौर पर गर्दाना जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज इत्तेहादी हुकूमत, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एक पेज पर हैं और सबकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल की तरफ गामजन किया जा सके। तमाम इदारों की कोशिश है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ा जाए, मौशी मसाइल का मुस्तकिल बुनियादों पर हल तलाश किया जाए ताकि पाकिस्तान को मजबूत बुनियादों पर खड़ा किया जा सके और अवामी फलाह मुमकिन हो सके। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ पार्टी के सरबराह ज़रूर हैं, फैसला साजी उनकी मर्जी से हो रही है। विफाक में हुकूमत की सरबराही उनके भाई, जबकि पंजाब में हुकूमत उनकी बेटी चला रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ की ज़ाती सियासत सुकड़ चुकी है। ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ की सियासत बल्कि बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के कायदीन जो मियां नवाज शरीफ के करीब समझे जाते थे, वो इंतखाबात के बाद माजी का हिस्सा बन चुके हैं। पार्टी में ज़रूर हैं मगर फैसला साजी और हुकूमत साजी से बहुत दूर हो चुके हैं। विफाक और पंजाब में तब्दीली के साथ बहुत सारे चेहरे तब्दील हो चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो बानी तहरीक इंसाफ फैसला साजी में अहम किरदार ज़रूर अदा कर रहे हैं मगर अमली सियासत से बहुत दूर हो चुके हैं। आज वो पाबंद सलासल हैं, अडयाला जेल से पार्टी की बागडोर संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर पार्टी की लीडरशिप नए हाथों में मुंतकिल हो चुकी है। एक ऐसी लीडरशिप ओहदों का चार्ज ले चुकी है जिनका पार्टी की बुनियाद से कोई ताल्लुक नहीं। अहम किरदारों की बात की जाए तो इस वक्त पार्टी की सदारत बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं, जबकि सलमान अकरम राजा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन चुके हैं। तमाम पुराने चेहरे पार्टी से दूर हो गए हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी भी अब वो पहले वाली जमात नहीं रही। एक वक्त था पार्टी का वोट बैंक चारों सूबों में था, मगर पार्टी आज सिंध की हद तक सुकड़ चुकी है। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत की सरबराही कर रही है मगर पार्टी की बुनियादें कमज़ोर हो चुकी हैं और पार्टी की लीडरशिप ताकतवर हलकों की तरफ देखती है। आज पाकिस्तान की सियासत तब्दीली का रुख पेश कर रही है। तहरीक इंसाफ की सूरत में एक मजबूत अपोजिशन की मौजूदगी के बावजूद विफाक में इत्तेहादी हुकूमत पहले की निस्बत मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन साथ साथ तहरीक इंसाफ आज भी अपने मुस्तकबल के लिए वाशिंगटन पर नजरें टिकाए बैठी है। क्या अब पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं या अभी भी कोई ताकतवर मुल्क अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए मुल्क में लीडरशिप की तब्दीली का मौजब बन सकता है? इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर और साबिक विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़। मियां साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये जो रीसेंट एक आईनी तरमीम हुई है और जो हालिया कवानीन पास किए हैं, इसके बाद ये जो तासुर दिया जा रहा है कि अब तमाम चीज़ें जो हैं वो ठीक हो गई हैं। ऑब्वियसली इन तरमीम के बाद, इन कानून साजियों के बाद अदलिया, चाहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे ये इत्तेहादी हुकूमत है, सब जो हैं वो एक पेज पर आ गए हैं। अब वाकई समझते हैं कि ये एक मुस्तहकम और मजबूत हुकूमत बन चुकी है। नहीं सादिया, ये तो शायद मैं नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि कवानीन तो पहले भी पार्लियामेंट बनाती रहती है और कवानीन के होते हुए जो अपसेट होते हैं वो भी आपके सामने हैं। क्या 2017 में जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला लिया गया था और जो दबाव था, उस वक्त कवानीन मौजूद नहीं थे। मगर एक उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि तमाम अदारे अपनी डोमेन में रहकर काम करें ताकि पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर सके। अभी तो तरक्की की राह पे भी नहीं चढ़े हम,
जब भी हम तरक्की की राह पे अभी रास्ता देखते हैं तो फिर जो कुछ होता है वो सबके सामने है। अभी खुदा खुदा करके अगर तमाम माशी अशारिये कोई बेहतर नज़र आना शुरू हुए हैं तो आप देख लें कि आज भी क्या हो रहा है। अपनी हुकूमत, अपने सूबे की हुकूमत और वहीं एहतजाज के लिए जो कॉल दी गई है, तो अगर इसी तरह देखें, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में कि सहूलतकारी अदारों के अंदर से मौजूद होती है तो तभी ये सिलसिला होता है। उसकी वजह कि आपने देखा था कि ज़मान पार्क के अंदर जो एक कई हफ्ते एक रैसल होती रही, पेट्रोल बम फेंके जाते रहे, वहाँ जो तरबियत दी जाती रही, वहाँ ट्रेनिंग लोग लेते रहे और हादसा हो गया 9-10 मई का। अब आप देखें कि 7-8 माह के अंदर खैबर पख्तूनख्वा एक सूबे के अंदर जो रैसल हो रही है, जो एक ट्रेनिंग तरबियत हो रही है, खुदा न खास्ता उसके नताइज पाकिस्तान भर पे क्या आएंगे। क्या हम देखते रहते हैं कि पहले कोई चीज़ अल्ताफ़ हुसैन बन जाए तो उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे? क्या हम देखते रहते हैं कि ज़मान पार्क के अंदर सब कुछ होता रहे और 9-10 में हो जाए तो एक्शन लेंगे? ये सारी चीज़ें अदारों को देखनी चाहिए, ये आपका पॉलिसी साजों को देखनी चाहिए। है। मेरे प्रोग्राम में भी बेतहाशा बार आपने इसका इजहार किया है, ये इदारों के अंदर से सहूलतकारी का। अभी भी आपको लगता है कि सहूलतकारी है? अभी भी कोई खदशा मौजूद है? मैं बार बार ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ख़ास तौर से अब तासुर तो यही मिलता है ना कि जी बादियो नज़र में तमाम चीज़ें ठीक हो गई हैं, अपनी मर्ज़ी की पार्लियामान की कानून साजी हो गई, अदालत में आला अदलिया में तब्दीली आ गई, यहाँ पे फिर ऑब्वियसली आर्मी चीफ का भी टेन्योर उतना ही लंबा अरसा चल रहा होगा जितना हुकूमत है, चीफ जस्टिस भी उतना ही अरसा चल रहे होंगे जितनी हुकूमत है। तो ये तमाम चीज़ें, इसके बाद भी कोई खदशात रहते हैं? मैं सादिया देखें, मैं अच्छे की उम्मीद रखता हूँ, अच्छे की उम्मीद हर एक को होनी चाहिए, मगर जो ज़मीनी हकायक हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि एक सूबे के 7-8 माह हो गए हैं, उसके वसाइल किस बात पे खर्च हो रहे हैं? क्या उनका फोकस जो है उस सूबे की डेवलपमेंट, उस सूबे के मसाइल पे है, या उनका फोकस जो है एक बंदे को छुड़वाने के लिए है? ये आप देख लें। उसके बाद आप ये देख लें कि क्या जो रैसल हो रही है एक सूबे के अंदर, क्या उससे बहुत छोटी तरबियत गाह ज़मान पार्क नहीं था? और फिर उसका नतीजा क्या निकला? और इतने बड़े सूबे में जब आप इतने वसी पैमाने पे ट्रेनिंग तरबियत ले और दे रहे होंगे तो उसके नताइज से वाकिफ़ रहना चाहिए। और दूसरी बात जो आप बात करती हैं कि ये सारा होने के बाद कानून साजी अदलिया का या दफाई अदारे का या पार्लिमान का, सबका आपने जिक्र किया, उसके बाद आप कह रही हैं कि सब एक पेज पे हैं। क्या दुनिया वो सुपर पावर, वो ताकतवर हल्के जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं चाहते, जो पाकिस्तान के अंदर सी पैक नहीं चाहते, जो पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम को नज़रों से देख रहे हैं, और किन नज़रों से देख रहे हैं ये हमें आगाही है इस बात की। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। इसका जिक्र मैंने इंट्रो में भी एक दूसरे एंगल से किया था कि ऑब्वियसली ये हमारे अपने मुल्क के अंदर से या इदारों से या सहूलतकारी जो होती रही है उसकी बहुत सारी मिसालें हमारे पास हैं। कोई माजी इतना अच्छा नहीं है हमारा इस हवाले से, लेकिन बैरूनी मुदाखलत की भी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अब एक ये जो नया एक हम ट्रेंड में कहूँगी कि जी देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग रहा है कि शायद वाकई वो आएंगे तो खान साहब को अडयाला जेल से निकलवा देंगे, रिहाई मिल जाएगी। वो अपनी बका के लिए या वापस इक़्तिदार में आने के लिए अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। आपको लगता है कि वो जो बैरूनी मुदाखलत माजी में रही है वो तमाम चीज़ें अब ख़त्म हो गए हैं, उसके रास्ते बंद हो गए हैं और अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे जितना मर्जी ताकतवर मुल्क सामने आ जाए? नहीं, कतन बात ये ठीक नहीं है कि मैं कह दूं कि मुकम्मल तौर पे हम महफूज हो गए हैं। उसकी वजह माजी में भी ये मुदाखलत रही है
और जब जब हम कमज़ोर होते हैं ये मुदाखलत बढ़ती है। आज हम माशी तौर पे कमज़ोर हैं तो मालियाती अदारे बतौर हथियार के वो ताकतवर रियासतें या वो ताकतवर शख्सियात उसको बतौर हथियार के इस्तेमाल करेंगी। ये हमारे जहन में चीज़ें रहनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप सब अच्छा अच्छा कह दें और ऊपर से वार हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ अगर आप माशी तौर पे मुस्तहकम होंगे तो मालियाती अदारों को कोई हथियार के तौर पे आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जब आप उन्हीं मालियाती अदारों के रहमो करम पे हो जाएंगे तो वो हथियार क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है तो उनको कोई मोहब्बत नहीं होगी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सदर आएंगे तो वो उस कैदी को निकाल लेंगे। मोहब्बत में नहीं, अपना एजेंडा, वही एजेंडा जो सी पैक उन्होंने 3.5 साल बंद करके दिखाया उस ताकतवर रियासत को जिसकी ख्वाहिश थी, और आज भी उनकी ख्वाहिश वो ख़त्म नहीं हुई। और ये शख्स जो हैं या इनके मनसूबा साज जो और भी लोग थे वो सारे के सारे अपनी मुखालफत में या अपने आप को कंफर्टेबल जोन में ले जाने के लिए या अपनी एक्सटेंशन के लिए, कोई हुकूमती एक्सटेंशन के लिए, कोई नौकरी की एक्सटेंशन के लिए उन्होंने कंधा पेश किया और 3.5 साल सी पैक पे काम बंद रहा। आज भी अगर कोई उनको गारंटी देने वाला होगा कि सी पैक फेज़ 2 जो है वो नहीं शुरू होने दिया जाएगा तो इनके लिए कुछ इकदामात आप देखेंगे होते हुए। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, एक चीज़ बताइए, अभी हम पाकिस्तान के अंदर जब सियासी जमातों की इस वक्त पोजीशन देखते हैं, एक तरफ ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जब से खान साहब जेल में हैं उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक अंदाज में तो पार्टी का शराजा बिखर ही रहा है ना। पार्टी की बागडोर जो है वो उन लोगों के हाथ में जो पार्टी में कभी शामिल ही नहीं रहे थे या उसकी वो जो एफर्ट रही है पार्टी की उसमें नहीं थे, चाहे वो उनके अपने इस वक्त चेयरमैन हो बैरिस्टर गौहर हों या बाकी दीगर ओहदे इसी तरीके से हमें नज़र आते हैं। पीपल्स पार्टी को देखते हैं तो वो भी उनकी पोजीशन भी बहुत वीक हुई है, वो भी सिंध की हद तक जो है वो महदूद होकर रह गए। अब अगर PMLN पे आते हैं, बिल्कुल सही है, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी एक सूबे को गवर्न कर रही हैं, उनके भाई जो हैं वो इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ख़ुद जो हैं वो उस तरीके से एक्टिवली इक़्तिदार में नहीं हैं। अब आप समेत बहुत सारे ऐसे लोग जो मियाँ नवाज शरीफ के करीबी तस्वुर किए जाते थे वो इन इंतखाबात से आउट हुए। अब आपको क्या लगता है कि ये कोई वन टाइम इफ़ेक्ट हुआ है या कोई लॉन्ग टर्म इस पूरे सियासत को, ज़ाती सियासत को इन तमाम लोगों की, ख़ास तौर से नवाज शरीफ साहब की मुतासिर करती है ये चीज़? देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि वन टाइम हुआ है या लॉन्ग टर्म ये मनसूबाबंदी है। माजी करीब या माजी दूर में भी आप देख लें कि क्या नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए सर्फ नहीं किया, और जब जब रियासत के लिए कुछ सर्फ करता है तो ताकतवर हलके जो पाकिस्तान से बाहर के हैं या वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार देखना चाहती हैं, उनके कई अहदाफ हैं, तो उनको पूरा करने के लिए यहाँ से भी अदारों के अंदर बैठे कुछ शख्सियात जो हैं वो अपने आप को पेश कर देती हैं और फिर जो पाकिस्तान के अंदर खलवाड़ होता है वो सबके सामने है। फिर जिस गर्दाब में पाकिस्तान फंसा हुआ है वो भी उन्हीं की वजह है, उन्हीं के फैसले, उन्हीं के इक़दामात हैं। अब जहाँ तक तल्लक है नवाज शरीफ का, तो भाई अगर 8 फरवरी को आज़ादाना इलेक्शन होने दिए जाते, मैनेजमेंट ना की जाती तो नताइज बड़े मुख्तलिफ आने थे और वो नवाज शरीफ के हक़ में आने थे। और ये ख़ित्ता जो है वो नवाज शरीफ की ज़रूरत को महसूस करता है। ये पाकिस्तान खाली नहीं, ख़ित्ते में नवाज शरीफ का एक रोल होना था और उस रोल से इस ख़ित्ते को फ़ायदा पहुँचना था। अब देखें, आलमी कुव्वतों ने भी वो जोर लगाया और यहाँ भी जो सहूलतकारी हुई, हाँ ठीक है, जनरल फैज़ हमीद को इन्होंने गिरफ्तार किया। जनरल फैज़ हमीद का जो नेटवर्क था और साकिब निसार का कि जी मियाँ जावेद लतीफ़ को बाहर करना है, नवाज शरीफ को बाहर करना है, फलां को करना है, ये चंद इंडिविजुअल्स के लिए सिर्फ किया गया। ये बिल्कुल ये पिक एंड चूज़ हुआ है।
ये नहीं हुआ कि फ़लाँ जमात को निकाल दें और फ़लाँ जमात को ले आएँ। ये तो लोग कहते हैं ना कि ख़ास तौर पर PTI के लोग ये कहते हैं कि जनाब फार्म 47 की पैदावार हुकूमत या फ़लाँ। भाई फार्म 47 की पैदावार तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है। अगर उसके बाद आप पंजाब में देखेंगे या दीगर जगहों पे देखेंगे फिर मैं आपकी बात को सच मानूंगा। मैं ये नहीं कहता कि फार्म 47 की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है तो दूसरे जो हैं वो फार्म 47 के नहीं हैं। ये पिक एंड चूज़ हुआ है और इसका नुकसान रियासत को पहुंचा है, इसका नुकसान वोटर को पहुंचा है, इसका नुकसान लोगों के एतमाद को पहुंचा है और जो हम भुगत रहे हैं आज। सही है। तो आपको लगता है कि वाकई ये पिक एंड चूज़ हुआ है इस दफ़ा सियासी जमातों के लिए, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए, सियासतदानों के लिए ऐसा ज़रूर हुआ है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस ऑन द शो। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। गुज़श्ता एक माह से जारी कानून साजी को देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का किरदार सबसे कलीदी दिखाई देता है। गुज़श्ता एक माह के दौरान पहले 26वीं आईनी तरमीम से आला अदलिया का मुकम्मल ढांचा तब्दील कर दिया गया, जबकि रवां हफ्ते के आगाज़ पर 6 बिल्स मंजूर किए गए, जिसके ज़रिए न सिर्फ मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी गई बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तादाद को भी बढ़ा दिया गया। आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। मौजूदा कानून साजी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पार्लियामान से तरामीम के जरिए जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील कर दिया गया है, जबकि सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना था कि मौजूदा कानून साजी के बाद हमारी अदलिया पामाल और मुनहदम हो चुकी है। पार्लियामान अपना अखलाकी वजूद खो चुकी है। आईनी बेंच की आड़ में ये चाहते हैं कि सर नीचे करके वही फैसले करें जो उनको करने को कहा जाए। ये तो महज गुलाम और कठपुतलियां हैं। आईनी बेंच के नाम पर चुन चुन कर ऐसे जजों को मुकर्रर किया जाएगा जो अदलिया की आज़ादी नहीं महकूमी की अलामत बनेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की बात करें तो एक्स पैगाम के जरिए उनका कहना है कि कौम अपने लिए खड़ी हो और मुनज़्ज़म होकर पुरअमन एहतजाज करे, क्योंकि जब तक मुल्क में इंसाफ का इंकलाब नहीं आएगा तब तक जमहूरियत नहीं होगी। इंसाफ का इंकलाब लाने के लिए सबको निकलना होगा। आज की तारीख तक होने वाली तमाम कानून साजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे नुमायां किरदार अदा किया है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर कमर ज़मान कायरा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि ऑब्वियसली जो हालिया आईनी तरमीम हुई है या कानून साजी हुई है उस पर एतराज़ात बहुत हैं, कुछ लोअर बॉडीज़ की तरफ से भी हैं और ख़ास तौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो हैं ही हैं। अब अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं तो पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने बहुत एक्टिवली रोल प्ले किया है इसमें सबको इकट्ठा करने का या मनाने का। हासिल क्या किया पीपल्स पार्टी ने? अपने जो अहदाफ रखे थे वो सारे हासिल कर लिए या कुछ रह गया जिसकी वजह से 27वीं तरमीम की भी बाज़गश्त है? जी बहुत शुक्रिया सादिया। मैं आपका सवाल जितना समझ सका हूँ वो ये कि 26वीं आईनी तरमीम में बिलावल साहब ने बड़ा अहम रोल अदा किया है जी, बिलाशुबा, जिसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बहुत फाल रोल अदा किया, तमाम जमातों को और मौलाना फजलुर रहमान साहब को और दीगर जमातों के कायदीन को भी कायल किया। उन्होंने बार काउंसिल्स के दौरे किए, कोयटा गए, कराची गए, लाहौर आए, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जाके वकला के कन्वेंशन भी किए जी। इसलिए कि इस वक्त दो बातें बड़ी अहम, हमारी पार्टी ये समझती है कि ये तरामीम जो इस वक्त शुरू हुई है इसके अलावा कुछ और तरामीम भी जरूरत है, लेकिन जिस पे इत्तेफाक राय हुआ ये मुल्क की इस्तेहकाम के लिए बड़ी जरूरी है। और खास तौर पे अदलिया का जो बेंच बना है, हमारा तो ख्याल है कि हम आईनी अदालत बनवाएंगे और अगर मौका मिला तो कभी बनवाएंगे, लेकिन ये तो हमारा पुराना एजेंडा है। ये तो 2006-07 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का ख्वाब है और इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए हमारी दानिश में ये एक बेहतरीन को लिया है। अब इसको कोई और अगर उसको गलत समझता है, जिस तरह मैं आपके इंट्रो में सुन रहा था कि PTI की तरफ से इस पे तनकीद आई है और वकला ने की है और ये कहा गया है कि जी ये जो जजेस अपॉइंट हो गए या हुए हैं या होंगे
ये तो गवर्नमेंट के आगे ताबे होंगे, हाथ बंधे होंगे, जो हुक्म मिलेगा वो ताबे होंगे। मुझे हैरानगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के ही जो मुश्तमिल एक बेंच तश्कील पाया है, यही जज साहबान 26वीं तरमीम से पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और इस तरमीम में उनसे वो कौन सा इख्तियार छीन लिया गया है जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाए कि अब उनका इख्तियार खत्म हो गया, लिहाजा वो महकूम हो गए हैं, वो मातूब हो गए हैं, वो हुकूमत के ताबे हो गए हैं। वो कौन सा इख्तियार छीना है? ये वही जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के कल जज थे, ये आज जज है। तो ये जो है ना मेरा जज तेरा जज वाला काम, ये छोड़ना चाहिए पीटीआई को, मेरे ख्याल है। अब अच्छा, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा। अभी भी मेरा जज तेरा जज चल रहा है, क्योंकि खास तौर से ये जो आपने कहा ना कि आपका तो ऑब्वियसली ख्वाहिश या मुतालबा यही था कि आईनी कोर्ट होनी चाहिए, उस पर रजामंदी नहीं हुई तो आईनी बेंच की तरफ मामला चला गया। बट जब पार्लिमानी कमेटी के अंदर वापस चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह को या जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया गया, और अब कुछ इम्कानात ऑब्वियसली ये भी हैं कि आईनी बेंच का सरबराह इन दोनों में से भी कोई हो सकते हैं, तो उससे ये एक तासुर गया कि हुकूमत का जो असल टारगेट था ना वो पूरा नहीं हुआ। तो इस पे भी एक बड़ी डिबेट चल रही है। सो आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है, और इसी चीज़ को सामने रखते हुए 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं? देखिए सादिया, पहली बात तो यह है कि 27वीं आईनी तरमीम होगी नहीं होगी, कब होगी, ठीक, ये एक लीगल मैटर है, जब जरूरत होगी हो जाएगी। हाँ, किसी खास पर्पस के लिए, और यकीनन तरामीम या कानून जो बनते हैं ये खास मकासद के लिए ही होते हैं। ये अवाम की फलाह के लिए, सिस्टम की स्टेबलाइजेशन के लिए, इदारों को चलाने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन कब होगा मुझे नहीं पता। जहां तक ताल्लुक यह है कि उनके नाम आ सकते हैं और एक तासर है कि इससे गवर्नमेंट का मकसद पूरा नहीं हुआ, ये तासर सब्सटेंशिएट नहीं हो रहा कहीं। यानी हुकूमत की तरफ से वजीर आजम ने, हमारी जमात ने, किसी और ने ये कहा हो कि नहीं जनाब हमारा मकसद नहीं पूरा हुआ, हम तो 27वीं तरमीम लाएंगे, जबकि 27वीं तरमीम को तो हर तरफ से मुस्तरद किया गया। हमने इसको मुस्तरद किया है, गवर्नमेंट की तरफ से वजाहत आ गई कि ऐसी कोई चीज ज़ेरे बहस नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर एक खास ग्रुप की तरफ से एक कैंपेन चली और उसको उठा के फॉर्मल मीडिया में डिबेट आ गई। हमारे यहाँ वैसे भी रिवाज है, वो कुत्ता कान ले गया है, कुत्ते के पीछे भाग पड़ना है, कान को नहीं देखना। तो मेरा सवाल ये है कि जब ये बहस होगी, जब ये कोई तरमीम आएगी, उसकी कोई तजवीज होगी तो आपके सामने आ जाएगा। कोई छुप छुपा के नोटिफिकेशन तो होना नहीं है। बिल्कुल सही है। अब एक और चीज कायरा साहब जो हुई, जिसपे ऑब्वियसली अगेन पीटीआई की तरफ से तनकीद तो है ही है, बट उस कानून के बाद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और इत्तेहादी हुकूमत ऐसा लगता है कि एक पेज पर हैं। ऑब्वियसली अगर हम टेन्योर को देखें, हुकूमत भी है, उसी टेन्योर में आर्मी चीफ भी हैं, उसी टेन्योर के अंदर चीफ जस्टिस साहब भी हैं, तो साथ साथ तीनों इदारों के सरबराहान भी काम कर रहे होंगे। तो आपको वाकई लगता है कि इससे एक मुस्तहकम, एक स्टेबल हुकूमत की तरफ हम जा रहे हैं, और हुकूमत के लिए अब कोई चैलेंज नहीं रह गया, एटलीस्ट जो अपने इदारों की तरफ से होता है, माजी में जो महाजराइयाँ या रिफ्ट्स रही हैं? देखिए, ये कोशिश तो यही है कि ये महाजराइयाँ खत्म हो, इदारा जाती तनाज़ा खत्म हो। इसी कोशिश के तहत ये कोशिश की गई है ना, और खराब करने के लिए तो नहीं की गई, स्टेटस को के लिए तो नहीं की गई। अब प्रैक्टिस होगी तो पता चलेगा कि क्या हमारे यहाँ इस पर ठहराव आया है, चीजें तब्दील हुई है, रवैये बदले हैं कि नहीं, ये तो प्रैक्टिस से पता चलेगा। लेकिन ये बात के कुछ चीजें कुछ लोग कबूल नहीं कर रहे, हाँ ये बात दुरुस्त है, 5 साल टर्नओवर लगता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे मुल्क में तो 6-6, 7, 8 साल लोग रहे हैं। और अगर आप हालात के पेश नजर को ऐसी चीज कर रहे हैं जिसको कुछ लोग कबूल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ओके, इसके ऊपर इख्तिलाफ राय किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत ने बहरहाल इस नीयत के तहत कि इस मुल्क के अंदर इससे स्टेबिलिटी आ जाए, एक ठहराव आ जाए, एक बेहतरी का अमल शुरू हो जाए, और हम कोई बरतानवी जमहूरियत नहीं है, हम कोई नॉर्वे या डेनमार्क वाली डेमोक्रेसी नहीं है, अमेरिका वाली भी नहीं है, हम पाकिस्तानी डेमोक्रेसी हैं, और हमें अपने ही चैलेंजेस का सामना है, लिहाजा हमें उनको सामने रखते हुए कुछ फैसले करने पड़ते हैं। ये बात किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन फैक्ट तो यही है ना। ठीक है, आपने अमेरिका का जिक्र कर दिया, तो आजकल तो अमेरिका का जिक्र एक ही तरह से हो रहा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के आने की खुशी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका इजहार कर रही है। अभी रिसेंटली उन्होंने जो कांग्रेस के 62 अरकान थे उनके मदद से प्रेसिडेंट बाइडन से मदद मांगी थी खान साहब के केस के अंदर, और अब उनकी नज़रें जो है ना वो प्रेसिडेंट ट्रंप पे लगी हुई हैं।
तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है इंडिविजुअल के आने जाने से? इस तरीके से मुल्कों के मामलात चलते हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए तो अब खान साहब को वो अडयाला जेल से बाहर निकलवा देंगे? देखिए, ये खान साहब की पॉलिटिक्स का या हमारे मुल्क के अंदर ना एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा, बड़ा तगड़ा रहा, कोई शक नहीं है। अमेरिका का हमारे जैसे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की भी एक तारीख मौजूद है, ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन अमेरिका को डिनाय कर दिया गया पाकिस्तान के मफादात को सामने रखते हुए, ये भी बड़ी तारीख है। अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया, नहीं चाहता था कि पाकिस्तान एटमी धमाके कर दिए, नहीं चाहता था कि अफगान जंग के अंदर जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी एक अलग पोजीशन रखी वो रखे, बल्कि वो सबऑर्डिनेशन चाहते थे, नहीं मानी गई। सो बहुत सारे इश्यूज वो होते हैं, बड़ी ताकतें बड़ी इफेक्टिव होती हैं, ये बात अपनी जाएगा। लेकिन बहरहाल मुल्कों ने हुकूमतों ने फैसले बनाते तक है कि उनको लाते वक्त भी किसी के सहारे की जरूरत थी। बाजवा साहब और जनरल फैज उनको लेके आए, चलाने में भी उनकी जरूरत थी। फिर वो नजरें जमा के बैठ गए कि अच्छा नहीं चले, जनरल फैज में बचा लेंगे, फिर वो नहीं बचा सके तो फिर इस पर नजरें आ गई कि अच्छा जी अदलिया हमें बचा लेगी, फलां जज साहब आ जाएंगे तो खुल जाएगा, खान साहब बाहर आ जाएंगे, वो नहीं हो पाया। फिर अब ये है कि जी ट्रंप में बचा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम से रुजू करना चाहिए, यही बेहतर रास्ता है। और अदालतों से उनको अपने केस लड़ने चाहिए, केसेस में डिले ना कराएं, केस लड़े और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के मुताबिक अपने हालात को दुरुस्त करें, यही उनके लिए बेहतर है। बाकी एतराजात फाइल करना तो सबका हक है, वो जितना चाहे करते रहे। ठीक। अच्छा, मुझे कायरा साहब एक बात बताइए, ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें वो इलेक्शन के नताइज तस्लीम ना करने से शुरू हुई है, फॉर्म 47 की हुकूमत वो बार बार कहते हैं, फिर एक एतराज़ ये जो सारे अदालती मामलात पे आया था उनकी तरफ से, वो ख्वाजा आसिफ का अपना स्टेटमेंट आ गया था कि उन्होंने कहा कि जनाब हम ये खदशा था उन्हें कि फॉर्म 47 के ऑडिट की तरफ चले जाएंगे। तो आपको वाकई लगता है कि जब तक ये फॉर्म 47 वाला मामला हल नहीं होता या इलेक्शन का ऑडिट नहीं होता, पहले भी इल्ज़ाम लगा था, लास्ट में भी जुडिशल कमीशन बना था, गो के उस पर धांधली साबित नहीं हुई थी, लेकिन अभी भी वो कहते हैं कि जी इसका ऑडिट नहीं होगा तो तब तक चीज़ें सीधी नहीं होंगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन है दूसरा? सादिया, क्या ऑप्शन हो सकता है? एक इलेक्शन रिजल्ट को माने। इलेक्शन हमारे यहाँ जिस तरह हम समझते हैं कि बिल्कुल एब्सोल्यूट फेयर हो, उस तरह के इलेक्शन हमारे यहाँ शायद तारीख में कभी हुए, शायद कभी नहीं हुए, अगर हुए भी है तो कोई एक आध हुआ। लेकिन बहुत सारे इलेक्शंस पे एतराजात रहे, लोगों के जेन्युइन भी रहे और इनजेन्युइन भी रहे। बाज़ औक़ात प्रोसीजरल होते हैं, बाज़ औक़ात इंटेंशनल होते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में बहरहाल आपने एक ग्रोइंग डेमोक्रेसी में सिस्टम के अंदर रह के लड़ाई लड़नी है। आप अदलिया के पास जाते हैं, हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ आप जानती हैं कि 2002 में हमारे 21 मेंबर तोड़ के पैट्रियट बना के हमारे सामने बिठा दिए गए और हुकूमत बना ली गई। तो क्या हम छोड़ के बैठ गए? हम भी अदालतों में गए, हम भी लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन हम कोई असेंबलियां छोड़ के तो नहीं चले गए। आप ये कहें कि अचानक पाकिस्तान के लोग जो हैं ये बिल्कुल मेरिट पे वोट देना शुरू हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो रहा। आप ये कहें कि हमारा मीडिया बिल्कुल न्यूट्रल एनालिसिस करने शुरू कर देगा, ऐसा भी नहीं हो रहा। हमारा सोशल मीडिया जो है ये बिल्कुल अच्छी खबरें देना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं हो रहा। तो जो हालात हैं उसी के पेश नजर आपने आगे बढ़ना है ना। तो खान साहब को, उनकी जमात को ये समझने की जरूरत है कि फॉर्म 45 या 47 का फैसला तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन या अदालतें ही करेंगी, लेकिन सिस्टम के अंदर रहते हुए अगर वो पहले दिन से ये कोशिश करते और वो कभी फौज को, कभी अपोजिशन को, कभी इलेक्शन कमीशन को ये गाली गलौज की बजाय अगर वो सियासी जमातों के साथ बैठ के मुकालमा करते। आप जानती है ना कि हम तो जब केयरटेकर तो नहीं बल्कि जो 14-16 महीने की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में भी हमने कोशिश की थी कि खान साहब के साथ डायलॉग हो जाए। हम तो अर्ली इलेक्शन को तैयार हो गए थे, खान साहब के साथ एग्री कर लिया था, वो उससे भाग गए। सो ये जो एक तरीका कार है ना कि हर मामले में फरार की कैफियत और तसादम और लड़ाई की कैफियत, बिल्कुल और मैं ना मानूं और एक जिद्दी बच्चे की तरह कि मैं जो कह रहा हूँ यही सच है, ये नहीं चलता। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली इसका फिर हल, जिस तरह आपने भी ये बात की है और मैं भी यही समझ रही हूँ कि अगर बैठेंगे नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा है। खान साहब की तरफ से जो हिदायत हैं वो एहतजाज की हैं,
वो हर दूसरे तीसरे रोज़ जो है वो जलसे का कहीं ना कहीं ऐलान ज़रूर कर रहे होते हैं। उनका हक़ है, बिल्कुल करें प्रोटेस्ट करना, बट एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जब इस तरीके से निकलता है तो ये मामलात के 5 साल आगे जितना टेन्योर है ऐसे ही चलेंगे कि वो आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है विफाक की और केपीके की लड़ाई हो रही है, वो सीएम आ रहे हैं, वो कहते हैं मैं हमला कर दूंगा। हर चीज की एक हद होती है, बर्दाश्त की भी, और कानून भी एक हद तक की रियायत देता है। अल्टीमेटली फिर हर मामले को हल करने के लिए कानून तो मौजूद है। अल्लाह न करे उन कवानीन की तरफ जाना पड़े कभी, लेकिन मैं समझता हूँ कि खान साहब इसी तरह जो तसादम की कैफियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको इसी से फैज हुआ है कि वो लड़ाई, तसादम, गाली गलौज, दूसरे को बिल्कुल ह्यूमिलेट करना, इसी को वो अपनी पॉलिटिक्स की कामयाबी समझते हैं, और यही वो आज भी समझते हैं कि कुंजी यही है। बट क्या अभी इस वक्त केपीके के जो हालात हैं, ये जो मामलात हैं, क्या ये गवर्नर राज के लिए क्वालिफाई नहीं करते? हमें तवज्जो इसकी तरफ हटा के अगर मीडिया भी थोड़ा सा कोशिश करे, देखे ना इकोनॉमी की अंदर बेहतरी आ रही है, हालात में कुछ बेहतरी का इम्कान मौजूद है। अब हम पॉजिटिव साइन भी अगर पेंट करें और थोड़ा सा सोशल मीडिया खास तौर पे इस तरफ तवज्जो दे, और अगर ये समझता है मीडिया कि और कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि खान साहब की जमात जो है ये रोज स्टैंड स्टिल करना चाहती है, तो फिर उनको थोड़ा सा उनके बारे में अपने रवैये में तब्दीली लाएं तो चीजें ठीक होती चली जाएंगी। वो अपना शोर वोर करते रहे, हुकूमत अपना काम करती रहे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा सर फॉर जॉइनिंग शो। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। एक तवील अरसे तक मिस्र और उर्दन को इजराइल की बका और सलामती के लिए खतरे के तौर पर गर्दाना जाता था। दोनों अरब ममालिक की अफवाज मशरिक़ वस्ता में इजराइल को ज़ेर करने की सलाहियत रखती थी। अमरीका और मगरबी ममालिक की कोशिश थी कि किसी तरह दोनों अरब ममालिक और सेहूनी रियासत के माबैन मुस्तकिल बुनियादों पर ताल्लुकात को उस्तवार किया जा सके, ताकि मुस्तकबिल में जंग की सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो सके। कई दहाइयाँ कबल अमरीका की सरपरस्ती में मिस्र और उर्दन ने इजराइल के साथ अमन मुआहदों का बाकायदा आगाज़ किया, जिसके बाद इजराइल को एक महफूज रियासत तस्वुर किया जाने लगा। मशरिक़ वस्ता में इजराइल को एक फ़ौजी क़ुव्वत करार दिया गया। जौहरी ताकत के हुसूल में सेहूनी रियासत की मदद की गई और तस्वुर किया जाने लगा कि अब सेहूनियत मशरिक़ वस्ता पर राज करेगी। मशरिक़ वस्ता में इजराइल को एक बड़ी ताकत बनने के लिए मदद की गई। मद्दे मुकाबिल मिस्र और उर्दन के साथ अमन मुआहदे तय पा गए, जबकि दीगर मद्दे मुकाबिल मुल्क जिनमें शाम, इराक और लिबिया शामिल थे, उनको जंगों और साजिशों की मदद से मुकम्मल तबाही में धकेल दिया गया। जबकि खित्ते में मौजूद ईरानी हुकूमत को कई दहाइयों तक मौशी पाबंदियों का निशाना बनाया गया, ताकि किसी भी सूरत इजराइल के लिए थ्रेट ना बन सके। अरब रियासतों की तबाही का वाहिद मकसद इजराइल की बालादस्ती कायम रखना था, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। 7 अक्टूबर के हमलों के बाद एक तरफ हमास और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह इजराइल के लिए न सिर्फ चैलेंज बन गए, बल्कि सेहूनी रियासत की सिक्योरिटी भी मफलूज हो गई। इजरायली शहरी मुसलसल खौफ के साए में रहने पर मजबूर हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हिजबुल्लाह के मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से इजरायली शहरी महफूज पनागाहों में छुपने पर मजबूर होते हैं। गुज़श्ता कई माह से सेहूनी अफवाज की 5 डिवीजनों की तैनाती के बावजूद, जिसमें कुल 70 से 80 हज़ार फौजी शामिल हैं, हिजबुल्लाह पर कंट्रोल हासिल करने में नाकाम है। इजरायली अफवाज की ज़मीनी कार्रवाई के दौरान जानी नुकसान की बात की जाए तो एक माह में 62 सेहूनी फौजी, 15 शहरी और 2 पुलिस एहलकार जहन्नुम वासिल हो चुके हैं, जबकि आज तक के इजरायली फौज के आदाद शुमार के मुताबिक 12,000 से ज़ायद सेहूनी फौजी जख्मी हो चुके हैं, जो कि इस वक्त ज़ेर इलाज है। हकीकत में जुनूबी लेबनान में जख्मी होने वालों की तादाद इससे भी ज़्यादा है, जिसकी तफसीलात इजरायली ज़राए जारी करने से इज्तनाब कर रहे हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह की जारी करदा तफसीलात के मुताबिक 1 अक्टूबर से अब तक 90 से ज़ायद सेहूनी फौजी और अफसरान मारे जा चुके हैं, जबकि 750 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। तबाह किए जाने वाले मिलिट्री साजो सामान की बात करें तो अब तक 38 मरकावा टैंक्स भी तबाह हो चुके हैं। गुज़श्ता एक माह के दौरान सेहूनी अफवाज जनूबी लेबनान में 2 किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो सकी। हलाकतें ज़्यादा होने की सूरत में पसपाई के साथ वापसी का रुख करना पड़ता है।
इजरायली ज़मीनी कार्रवाई के अहदाफ की बात की जाए तो पहला टारगेट हिजबुल्लाह के जंगजुओं को लितानी दरिया तक धकेलना था, जिसमें अभी तक कामयाबी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसके बजाय जंगजू पीछे हटते हैं, इजरायली अफवाज को अपने बिछाए हुए जाल में घेरने की कोशिश करते हैं और जब फ़िरौनी अफवाज उनकी रेंज में दाखिल होती हैं तो उन पर हमलावर हो जाते हैं। हिजबुल्लाह के मद्दे मुकाबिल मुसलसल नाकामी ही की वजह से इजरायली वॉर काबीना भी तकसीम हो चुकी है। यही वजह है कि रवां हफ्ते के आगाज में इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू को अपने वजीर दिफा योआव गैलेंट को बरतरफ करना पड़ा, जबकि नेतन्याहू का मानना है कि वजीर दिफा की मौजूदगी में फैसला साजी मुमकिन नहीं हो पा रही। अहदाफ की नाकामी ही की वजह से इजरायली अफवाज ने फ़ज़ाइया की मदद से मगरबी लेबनान में तबाही का एक बाजार गर्म किया हुआ है और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक के बाद एक लेबनानी देहात को मस्जिदों और चर्चों समेत मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा रहा है ताकि वहाँ किसी सूरत दोबारा रिहाइश मुमकिन ना हो सके और सोशल मीडिया के जरिए तबाही की वीडियोस जारी कर दी जाती हैं। लेबनानी हुकूमत की तरफ से सीज़ फायर की कोशिश को नेतन्याहू मुकम्मल तौर पर रद्द कर चुके हैं। इजराइल की कोशिश है कि हिजबुल्लाह को मुकम्मल पसपाई पर मजबूर किया जाए। जंगजुओं से मुकम्मल तौर पर असलहे की वापसी सबसे अहम हुसूल है ताकि जनूबी लेबनान को महफूज बनाकर लेबनानी अफवाज के हवाले किया जा सके। मुस्तकबिल करीब में ना नेतन्याहू अपने प्लान में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं और ना हिजबुल्लाह जनूबी लेबनान के महाज पर पसपाई का शिकार होती दिखाई दे रही है। इजरायली कार्रवाई इस बात की शाहिद है कि इजरायली अफवाज बौखलाहट का शिकार हो चुकी हैं और खित्ता मजीद तबाही की तरफ बढ़ रहा है। अलबत्ता देखना होगा कि अमरीकी नौमुंतखब सदर ट्रंप जंग को रोकने में कारगर साबित होते हैं या नहीं। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.